हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग सिविक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो सोशल साइंस का जो आपका सिविक्स का पोर्शन है, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है, यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें विविधता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका सिविक्स का। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो विविधता के अंदर एक तो सबसे पहले शब्द है, क्या है? विविधता। तो इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा टर्म होता है विविधता, जिसमें हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो विविधता के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि भारत एक कैसा देश है। एक विविधता वाला देश है, जिसमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। विविधता में एकता वाली देश है, जिसमें हर तरह की विविधताएं हम लोग देखते हैं। जैसे भौगोलिक स्तर पे बहुत सारी असमानताएं हैं, विविधताएं हैं। आपका सांस्कृतिक, भाषा, वेशभूषा, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक, हर स्तर पे आपको अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक वर्ड आता है, जिसमें व्यक्तिगत असमानताएं की बात कही जाती है, व्यक्तिगत विविधताएं की बात कही जाती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं, जो हम लोग सीडीपी के टॉपिक में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो विविधता वर्ड है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया है। तो वो भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में विविधताएं किस किस चीजों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हर स्तर पे विविधताएं मौजूद हैं। चाहे वो हमारे भौगोलिक स्थिति को देखें, तो भौगोलिक स्तर पे भी काफी विविधताएं भारत में पाई जाती हैं। सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर स्तर पे विविधताएं देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी सब कोई एक साथ में रहते हैं। इतनी सारी असमानताएं, विविधताएं होने के बावजूद भी सब एक साथ रहते हैं। उसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस किस स्तर पे है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो डेफिनेशन है विविधता का, क्या है। तो विविधता का सामान्य अर्थ होता है भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप, भाषा, वेशभूषा, धर्म इत्यादि के आधार पर विभिन्न स्वरूप में एक समाज व देश विशेष में रहना। मतलब अलग अलग विविधताओं के होने के बावजूद भी एक साथ लोगों का एक साथ में रहना, एक देश के अंदर रहना, उससे उनसे क्या कहते हैं? विविधताएं कहते हैं। दूसरा वर्ड आता है आपका सांप्रदायिकता। ये वर्ड जो आता है सांप्रदायिकता, इसका निगेटिव परिप्रेक्ष्य होता है। निगेटिव, नकारात्मक रूप में ही हम लोग इसको समझते हैं। विविध जो सांप्रदायिकता होती है, वो मेनली क्या होता है, किसी धर्म विशेष से ये संबंधित होता है, किसी धर्म, वर्ग, संप्रदाय के विशेष से संबंधित होता है। जैसे सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी समाज में विभिन्न वर्ग, अलग अलग वर्ग व संप्रदाय विशेष के बीच विभिन्न समस्याएं, घटनाओं के परिणाम से वो आपस में जो द्वेष या भेदभाव देखने को मिलता है, उसके विरोध में जो भी सामाजिक घटनाएं घटती है, उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता ये एक नकारात्मक शब्द होता है, नकारात्मक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग संप्रदाय के जो लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग के जो लोग होते हैं, वे आपस में एक साथ, एक सहमति के साथ नहीं रहते हैं। तो उनमें क्या है कि एक तो अलग अलग विविधताएं हैं, उन अलग अलग संप्रदाय के अंदर अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती है। और इन दोनों अलग अलग संप्रदाय के बीच में किसी भी आपसी मतभेद को लेके, किसी भी आपसी द्वेष को लेके बहुत सारी सामाजिक घटनाएं घटती रहती, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, वो है पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? पूर्वाग्रह मतलब किसी भी चीज के बारे में आपके दिमाग में जो भी परसेप्शन बनता है, कोई भी एक आप पिक्चर बना लेते हैं, कोई भी आप एक धारणा बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। इंग्लिश में इसको परसेप्शन कहते हैं, कि किसी भी चीज के बारे में आपके दिमाग में पहले से ही एक पिक्चर क्रिएट हो गया है कि इस चीज के होने से इसका इम्पैक्ट यही होता है। तो एक पहले से जो धारणाएं बन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे आप सोच के चलिए कि ज्यादातर लोगों का क्या सोच है,
तो जो रोजगार है आपका, जो लोग ज्यादा पैसे आदमी शहर में जाके ही कमाता है। तो इस सब तरह की धारणाएं लोगों के मन में पहले से ही बना हुआ है कि जो शहर में रहता है वो ज्यादा पैसा कमाता है, या जो अमीर लोग होते हैं वो महंगे कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह की जो परसेप्शन है या आपके अंदर में जो धारणाएं बन चुकी है, उसको क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। तो एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो पूर्वाग्रह का सामान्य अर्थ क्या होता है? जब हम किसी सामाजिक वर्ग, धर्म व कार्य के बारे में पहले से ही कोई राय या अवधारणाएं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रूढ़िवादिता। ये क्या है? किसी भी चीज के बारे में अपना एक मत बना लेना, एक धारणा बना लेना कि इसमें यही होगा। एक कट्टरता के शब्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है रूढ़िवादिता का। जैसे रूढ़िवादिता का सामान्य अर्थ है क्या? कि जब व्यक्ति समाज के किसी वर्ग या परिघटना के प्रति सभी लोग एक ही छाप में बंध जाते हैं, या फिर कहे तो उनके बारे में एक धारणा पक्की या अस्थायी बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। जिस तरह से आप देखें तो ये भी एक तरह से रूढ़िवादी धारणाएं हैं कि जो महिलाएं हैं उनको घर का ही काम दिया जाएगा, जो पुरुष होते हैं वो बाहर का काम करते हैं। लेकिन अब एट अ प्रेजेंट, इस प्रेजेंट माहौल में ऐसा नहीं है। बहुत हद तक इसमें चेंज भी आया है, लेकिन एक जो पारंपरिक एक रूढ़िवादिता का है, तो ये ऐसी धारणाएं बनी आती चली आ रही है। बहुत पहले से ये धारणाएं बनी हुई है कि जो लड़कियां होती हैं वो कमजोर होती हैं, या वो घर का ही काम करेंगी, जो बाहर का काम वो है लड़के करेंगे। तो इस तरह की जो धारणाएं है उसको क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं। असामान्यताएं किसे कहते हैं? तो असामान्यता का मतलब क्या होता है? विविधता, मतलब एक दूसरे से भेदभाव करना। असामान्यता का सामान्य अर्थ होता है कि किसी समाज व देश विशेष में व्यक्ति द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर पर किया जाने वाला विषमता युक्त व्यवहार। जब हम लोग अलग अलग समाज के लोग या अलग राजनीतिक के लोग या आर्थिक स्थिति, आर्थिक अलग अलग आर्थिक वर्ग के लोग जो होते हैं, इन सब में जो भेदभाव किया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं असामान्यताएं। जैसे आप देखें तो आर्थिक वर्ग में देखेंगे तो आर्थिक स्तर पर भी क्या होता है कि बहुत लोग अमीर होते हैं, बहुत लोग गरीब होते हैं। इन दोनों में जो भेदभाव किया जाता है उनको क्या कहेंगे? असामान्यताएं कहेंगे। कि सारे लोग क्या है? सामान्य नहीं, इन सभी स्तरों पर असमानताएं मौजूद है। अस्पृश्यता या छुआछूत किसे कहते हैं? इसमें ये मेनली आपका समाज में जाति और धर्म से जुड़ा हुआ ये शब्द है। अस्पृश्यता का मेन हम लोग कहाँ देखते हैं? अस्पृश्यता या छुआछूत। तो ये इसका मतलब ही क्या होता है कि समाज में जो जाति या वर्ग व धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, इसमें भी भेदभाव होता है, लेकिन ये मेनली आपका धर्म और जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है या छुआछूत को माना जाता है, उसको क्या कहते हैं? अस्पृश्यता कहते हैं। भारत में विविधताओं के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? तो भारत में जो हम लोग विविधताएं देखते हैं वो किन किन क्षेत्रों में देखते हैं? तो वो लगभग हर क्षेत्रों में हमने विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर विविधताएं मौजूद है, लेकिन उसमें भी क्या है? एक एकता है। एकता का स्वरूप है जो इस प्रकार है, क्योंकि हर भाषा, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। तो इसमें किन किन स्तरों पे हम विविधताएं देखते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा के स्तर पर। तो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। आप जानते हैं कि हर एक कोस पे क्या है? भाषा बदल जाती है। ये भाषा, बदली हुई भाषा में भी लोग क्या कहते हैं? एक साथ रहते हैं। अब भारत की बात कहें या किसी भी भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे एक स्टेट के अंदर भी बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे बोलियां, उसको बोलियां कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसका मेन एग्जाम्पल अगर लेके चले भाषा का, तो आपका क्लासरूम ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लासरूम जो एग्जाम्पल है ये आपका विविधताओं का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम देखते हैं कि
ऐसे बहुत सारे क्लासरूम है जहाँ पे क्या होते हैं, हर भाषा, बहुत सारे भाषाओं के भी लोग रहते हैं, पढ़ने आते हैं बच्चे। अलग अलग कास्ट के आते हैं, अलग अलग धर्म वाले आते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग का मिक्सअप होता है। आर्थिक स्थिति में भी जो अंतर देखने को मिलता है, बहुत गरीब बच्चे होते हैं, बहुत अमीर बच्चे होते हैं। तो हर तरह की विविधताएं जो है हमारे एक क्लासरूम के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी उन विविधताओं के बावजूद भी एक एकता होती है, एक सामान्यताएं होती है कि टीचर सभी को एक साथ एक ही नजरिए से पढ़ाते हैं। उनमें कोई बिना भेदभाव किए सारे बच्चे को इक्वलिटी, मतलब उनके साथ एक समान व्यवहार करते हैं। तो ये हम लोग क्या कहेंगे कि क्लासरूम उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें प्रारंभ में 14 बोलियां का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं बोली जाती है, वो 22 है। 22 का उल्लेख किया गया है। ये 8वीं अनुसूची की बात कही जाती है। भारत में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा दिया गया है। तो वे कौन सी भाषाएं हैं? तो उसमें आपका संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ व मलयालम, ये जो भाषाएं हैं इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, शास्त्रीय भाषा मानी जाती है। ये आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम को आपका शास्त्रीय भाषा है। कला और नृत्य में अगर देखिए तो उसमें भी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। तो भारत की विभिन्न कला व नृत्य शैली है, में विभिन्नता है। जैसे आप देखेंगे कि भारत की कुछ जो ऐसे नृत्य है जिसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो वे कौन सी है? वे आपका कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी और ओडिसी, ये सब क्या है, आपका शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। ये सबको ध्यान में रखना है। शास्त्रीय भाषा कौन सी है, शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि भारत की जो विविधताएं हैं वो भौगोलिक स्तर पर कितनी विविधताएं भारत के अंदर में मौजूद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत भौगोलिक रूप से अनेक भागों में विभाजित है। सबसे पहले भारत के अंदर में आप पर्वत देखेंगे, पठार देखने को मिलता है, मैदान देखने को मिलता है, समुद्र, ये तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखिए तो बहुत सारी असामान्यताएं मौजूद हैं, विविधताएं मौजूद है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि भारत के जो उत्तर में देखेंगे, तो अब इस विविधताओं को एक एक करके देखते हैं। तो उत्तर में हमारा हिमालयी भाग है जो भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय को फिर 3 भागों, 3 श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो सबसे उत्तरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, हिमाद्री या बृहद हिमालय है। मध्य का भाग हिमाचल, और जो सबसे दक्षिणी भाग है वो आपका शिवालिक श्रेणी है। अब नेक्स्ट, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना डिटेल में इसको बताया गया है कि लद्दाख कहाँ पे स्थित है। तो लद्दाख आपका जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान है। ये पहाड़ियों पर बसा हुआ रेगिस्तान है। लद्दाख एक कैसा रेगिस्तान है? तो ये ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ कृषि युक्त खेती संभव नहीं होती है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है तो यहाँ कृषि युक्त भूमि, कृषि करना संभव नहीं है। लद्दाख क्षेत्र में में बकरी की एक प्रजाति पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, जिससे पाशमीना ऊन मिलती है। यहाँ पे लद्दाख में एक बकरी को पाला जाता है। बकरी की प्रजाति है जिससे कौन सा, पाशमीना, जो कि काफी महंगी आती है और काफी गर्म ऊन मानी जाती है। पाशमीना ऊन जिससे मिलता है उसको पाला जाता है। यहाँ के जो मूल निवासी है उनका व्यवसाय क्या है, पशुपालन है। यहाँ के लोगों का जो भोजन है वो आपका मुख्यतः क्या होगा, दूध, क्योंकि ये लोग पशुपालन करते हैं तो पशु से इनको दूध मिलता है। दूध प्लस मांस ये लोग खाते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत या भारत का तिब्बत भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
भारत को छोटा तिब्बत या भारत का तिब्बत कहा जाता है। एक्चुअल में तिब्बत कहाँ पे स्थित है, तो तिब्बत चीन के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र होता है। तिब्बत को विश्व का सबसे बड़ा पठार माना गया है। विश्व का सबसे बड़ा पठार आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार को पामीर का पठार या विश्व का छत्र भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा है, इसको विश्व का छत्र भी कहा जाता है। भारत में तिब्बती जो समाज है, उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है, तो उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला जो है वो आपका इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र माना गया है। तिब्बती जो समाज के लोग होते हैं वो हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। अगला होता है कि लद्दाख के मूल निवासी के लोग गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह केसर सागा काफी प्रचलित है, इसमें रखते हैं, संग्रहित करते हैं केसर सागर में। और इसमें मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म के लोग भी इसको मानते हैं केसर सागर को। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि किसमें लद्दाख के लोग के निवासी जो होते हैं, मूल निवासी के जो लोग होते हैं, वे अपने गानों और कविताओं को कहाँ संग्रह करते हैं, तो केसर सागर में करते हैं। नेक्स्ट अब आता है दूसरा जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्रों के बाद दूसरा आ जाता है पहाड़ी, उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र के बाद जो दक्षिण की तरफ हम बढ़ते जाते हैं नीचे की तरफ, तो पहला आता है आपका मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र भारत में कृषि उत्पादन में विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। आप जानते हैं कि मैदानी जो भाग होता है वो काफी उपजाऊ भाग होता है, लोगों के रहने के लिए काफी अनुकूल जगह माना जाता है, क्योंकि ये समतल होता है। मैदान कैसा होता है, समतल भाग होता है। यहाँ लोगों के लिए कृषि करना आसान होता है, कृषि किया जाता है। यहाँ खनिज की प्रचुरता होती है। दूसरा, ये सबसे जहाँ आप कृषि कर सकते हैं, आपके लिए जलवायु जो है यहाँ का क्या होता है, अनुकूल होता है। ये सभी चीज उपलब्ध होती है, पानी यहाँ उपलब्ध होता है, तभी तो वो मैदानी भाग कहलाएगा, ज्यादा उपजाऊ होगा। ये सभी चीज के रहने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो सब ज्यादा होती है। ज्यादा लोग मैदानी क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व क्या है, यहाँ से सर्वाधिक रहती है। तो ये आपका मैदानी क्षेत्र कहलाता है। मैदानी क्षेत्र के बाद हम लोग देखेंगे आपका रेगिस्तानी भाग। वो भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम में हमारा क्या है, इस साइड में ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में आपका उत्तर और पश्चिम में क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान मौजूद है। और भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान, भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा कहलाता है, वो है आपका थार मरुस्थल। यह राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। ये जैसलमेर जो जगह है वो काफी गर्म जगह मानी जाती है, क्योंकि वहां पे थार मरुस्थल स्थित है। रेगिस्तान के बाद हम पढ़ेंगे भारत के दक्षिण में क्या पाया जाता है, तो भारत के दक्षिण में आपका प्रायद्वीपीय भाग है। भारत के दक्षिण भाग में स्थित ये ट्रायंगल शेप का है। इस साइड आपका मतलब रेगिस्तानी भाग हो गया नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो बीच का भाग है, मैदान के नीचे का भाग, ये आपका प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ये त्रिभुजाकार में है। प्रायद्वीप का मतलब ही क्या होता है, कि एक ऐसा भौगोलिक भाग जो तीन ओर से समुद्र या पानी से घिरा है। तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है वो किन तीन महासागरों, तीन समुद्र से मिला हुआ है, तो ये पूरब में आपका अरब बंगाल की खाड़ी हो गया, इस साइड में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में आपका अरब सागर, और यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है।
ये तीन ओर से जुड़ा हुआ है। भारत का जो प्रायद्वीप है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। ये काफी बड़ा प्रायद्वीप है। भारतीय प्रायद्वीप दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या व कृषि उत्पाद व धातु संपन्न वाला भाग होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी लोग अधिक संख्या में रहते हैं और कृषि का उत्पादन वहां पर ज्यादा होता है। धातु भी यहाँ पे ज्यादा मात्रा में मिलता है। तटीय भाग, तटीय भाग कौन सा है? तो भारत में पूर्वी तट और पश्चिमी तट, दो तटीय भाग है दक्षिण की तरफ। तो भारत की कुल जो तटीय सीमा है वो 7500 किलोमीटर में फैली हुई है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। जो समुद्र से लगा हुआ भाग जो है वो 2 है, 9 है। 5 जो राज्य स्थित है वो आपका पश्चिमी घाट पर 5 राज्य स्थित है और पूर्वी तट पे आपका 4 राज्य स्थित है। वे कौन कौन से राज्य हैं? तो वो आपका तटीय भाग में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो सबसे पहले अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो उधर उस साइड में पश्चिम में आपका गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु। टोटल ये 9 राज्य हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके 9 राज्य हैं। सबसे जो बड़ा तटीय राज्य है वो आपका गुजरात का है। ये इस गुजरात राज्य से सबसे बड़ा तट जुड़ा हुआ है। गुजरात का सबसे बड़ी तटीय राज्य है। सबसे बड़ी है। और सबसे छोटा गोवा। गोवा कैसा है? छोटा तटीय राज्य है। द्वीपीय भाग किसे कहते हैं? तो भारत में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय भाग स्थित है। द्वीप का मतलब क्या होता है कि द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, सागर और महासागरों से जो घिरा होता है। बीच में द्वीप होता है, स्थल भाग होता है। तो भारत में ऐसी 2 स्थल द्वीपीय भाग कौन कौन से हैं? एक लक्षद्वीप, एक अंडमान और निकोबार द्वीप। विविधता व एकता में भेदभाव। भेदभाव संबंधी तथ्य क्या है? तो जो जवाहरलाल नेहरू ने ही अपनी किताब भारत एक खोज में अनेकता में एकता का विचार दिया था। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत का राष्ट्रगान जनगण मन भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। एक ये पॉइंट हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में विविधता व एकता के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो जातिवाद एक समस्या है। जाति के आधार पर काफी विविधताएं हैं जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। क्षत्रियवाद, भाषा को लेके काफी सामान्य समस्याएं उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता काफी भारत में देखने को मिलता है। आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रीय असमानताएं, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, ये सब क्या है? विविधता व एकता के सामने समस्याएं व चुनौतियां हैं। ये सारी चुनौतियां हैं। तो आप ये सारा जो हमारा पॉइंट था विविधता चैप्टर वो कंप्लीट होता है। तो इसमें आप लोग समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग मेनली देखते हैं कि विविधता जो टर्म है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। तो वो हर क्षेत्र में विविधताएं देखने को मिलती है, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में आपको विविधताएं देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी, विविधताएं के बावजूद भी बहुत सारी सामान्यताएं, क्योंकि इतनी विविधताएं के बाद भी भारत एक बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और सारे विविधताएं एक साथ मिलने के बावजूद भी सब एक साथ एकजुट होके रहते हैं। ये क्या है? इसकी खासियत है। भारत में चाहे वो भौगोलिक विविधताएं देखे तो उसमें भी काफी असमानताएं हैं। बहुत सारे लोग जो जनसंख्या वहाँ पे कम देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र में भी लोग रह रहे हैं, तो पठारी क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, मैदानी, रेगिस्तानी, हर क्षेत्र में लोग रह रहे हैं।
तो ये सारी क्या है, विषमताएं हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था, ये सिविक्स का पहला चैप्टर, हमारा पहला जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका सरकार। ये हमारा नेक्स्ट दूसरा टॉपिक रहेगा।